एवरीवन, दिस इज भारती मेगडूमा चैनल ड्रीम मैथ्स। तो स्टैट्स के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज मूवमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। सुपर इजी चैप्टर है, आराम से स्टेप बाय स्टेप हम सारे टॉपिक्स कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, आज हम करने वाले हैं मूवमेंट्स अबाउट ए रीजन। इतना इजी है ना, बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है। नोटबुक, पेन, पेंसिल एंड कैलकुलेटर साथ लेके बैठो, साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये फोर्थ क्लास है इस चैप्टर की, इससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो नहीं देखे, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर्ली चैप्टर करो। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक क्या है? मूवमेंट्स अबाउट रीजन। अच्छा एक बात बताओ, हमने मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट किए कि नहीं किया? किए ना, उसको रो मूवमेंट कहते थे, याद आया? कोई भी पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट निकालना आता है, उसको हम रो मूवमेंट कहा करते थे। लेकिन अगर वो ही पॉइंट पर्टिकुलर जीरो हो जाए, उसी को बोला जाता है मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। एक अगर ए जीरो के अबाउट मूवमेंट निकालनी हो, वो तो पूरा आर्बिट्रेरी पॉइंट का रो मूवमेंट अलग था। लेकिन अगर ए जीरो के लिए पर्टिकुलर हमें मूवमेंट निकालनी हो, उसको बोला जाता है मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। ये चीज क्लियर है कहां से मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है? आगे चलते हैं। जैसे रो मूवमेंट के लिए हमने फॉर्मूला किया था, सेंट्रल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला किया था, क्या मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए भी फॉर्मूला है? ध्यान से समझना। वहां हमने कैसे फॉर्मूला किया था? समीशन एफ एक्स माइनस ए अपॉन एन, फिर समीशन एफ एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन, ये सारे फॉर्मूला किए थे ना। क्या ऐसे फॉर्मूलास ओरिजिन के लिए भी है? नहीं, हमने सेंट्रल एंड रो मूवमेंट्स के लिए फॉर्मूला कर लिए। उन्हीं की हेल्प से इसके रिलेशंस बनाते हुए, इसकी इक्वेशंस बनाते हुए हम निकाल लेंगे मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। ऐसे फॉर्मूलाज यहाँ पे मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन के लिए नहीं करने होते। ये चीज क्लियर होगी? इसके लिए अलग फॉर्मूला नहीं करने, इक्वेशंस और रिलेशन से ही हम मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाल लिया करेंगे। कैसे? अभी समझाती हूँ। देखो अगला क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल मूवमेंट्स एंड मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। लास्ट क्लास में हमने सेंट्रल मूवमेंट और रो मूवमेंट के रिलेशन किए थे कि सेंट्रल पता हो तो रो कैसे निकाल सकते हैं, रो मूवमेंट पता हो तो सेंट्रल कैसे निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हम सेंट्रल मूवमेंट और मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के रिलेशन करेंगे। इससे बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। यहां अच्छे से समझ लो, आने वाले 3-4 क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाओगे, बहुत इजी है। देखो इनका रिलेशन क्या है। अब कोई नई चीज नहीं हमें लर्न करनी, आपको ये 3 इक्वेशंस लर्न है कि नहीं है ना? ये सेंट्रल मूवमेंट और रो मूवमेंट का रिलेशन है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से लर्न करवाया था। ये वही है, ये आपको लर्न है अच्छे से। ध्यान से समझना, अगर आपके पास मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हो, ध्यान से क्या हो? मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। इसमें क्या कहा मैंने? सिंपल ए जीरो होता है ना? है तो आर्बिट्रेरी पॉइंट वाला केस, लेकिन ए यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, ए जीरो होता है। फिर क्या करेंगे? हमें पता है कि रो मूवमेंट के लिए मैं ऐसे लिखते हैं म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश, म्यू 4 डैश, है ना? ये किसके लिए था? रो मूवमेंट्स के लिए थे, डैशेस वाले। लेकिन अगर यही ए जीरो के लिए हो जाए, हमारा ओरिजिन के अराउंड हो जाए, तो ये V1, V2, V3, V4 लिख देते हैं। ये डैशेस वाले V1, V2, V3, V4 बोला जाएगा। सेंट्रल मूवमेंट के लिए क्या होता था? म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4। ये किसके लिए होता था? दैट इज फॉर रो मूवमेंट्स। लेकिन मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए क्या नेमिंग होती है? V से लिखते हैं V1, V2, V3, V4। ये चीज क्लियर होगी? नाम से क्लियर हो गया। अब डैशेस वाले रो मूवमेंट्स होंगे, ये सेंट्रल मूवमेंट्स होंगे, और V वाले क्या होंगे? मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। इससे क्या पता लगा मैम? बहुत आराम से ध्यान से सुनो, यही सेम रिलेशंस रहने वाले हैं। बस हम क्या करेंगे, जहां जहां डैशेस है वहां वहां V डाल देंगे। जैसे V2 इक्वल्स टू म्यू 2 प्लस V1 का स्क्वायर। म्यू 1 डैश की जगह V1 डालेंगे, क्योंकि ये रो मूवमेंट था, ये मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है। म्यू 2 डैश की जगह V2 डालेंगे, म्यू 3 डैश की जगह V3 एंड म्यू 4 डैश की जगह V4। ये सारे हम चेंजेस करेंगे। सेम रिलेशन किसमें चेंज हो जाएंगे? हमारे मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन के लिए चेंज हो जाएंगे। ये रिलेशन किसके बीच में था? दैट इज बिटवीन सेंट्रल मूवमेंट एंड रो मूवमेंट। लेकिन अगर हम डैशेस की जगह V डाल दें, तो ये सेंट्रल मूवमेंट्स एंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के रिलेशन बन जाएंगे। ये चीज क्लियर होगी? फटाफट से रिलेशन लिखिए, बहुत सिंपल है। पहला रिलेशन यही है, V2 इक्वल्स टू म्यू 2 प्लस V1 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बनेगा? दैट इज V3 इक्वल्स टू म्यू 3 प्लस 3
μ2 दैट विल बी v1 प्लस v1 का क्यूब। सिर्फ डैशेस वाले चेंज करने हैं, बिना डैश वाले को कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम सेंट्रल मूवमेंट्स को कुछ नहीं कहने वाले, बस यहाँ पे रो मूवमेंट्स की जगह मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन है, तो सेम रिलेशन में सिर्फ डैशेस वाले को v में चेंज करना है। ये μ4 डैश था तो v4, μ4 की जगह μ4 ही रहेगा, 4 μ3 v1, 6 μ3 v1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे v1 की पावर 4। ये रिलेशन आ गया आपके पास किसके बीच का, दैट इज मूवमेंट अबाउट ओरिजिन एंड सेंटर मूवमेंट। बताओ ये चीज क्लियर है? जिसने कल क्लास में ये इक्वेशंस लर्न कर ली थी उसके लिए कुछ भी नहीं है, सुपर इजी है। म्यू जहां पे डैशेस है, जिस भी नंबर का डैशेस है वहां पे v उस नंबर का लिख दो। μ2 डैश है तो v2 आ जाएगा, डैश हट जाएगा, म्यू की जगह v आ जाएगा। μ3 डैश है तो v3 आ जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मूवमेंट एंड अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। कोई भी इसका अलग फॉर्मूला नहीं करना, इसी रिलेशन से हम चीजें ढूंढ रहे होंगे। यहां तक क्लियर हो गया? सुपर इजी है ना। अब एक चीज बहुत ध्यान समझना, हमें पता है कि μ1 0 होता है, ये बात पता है कि नहीं, कि μ1 क्या होता है, हमेशा 0। लेकिन μ1 डैश क्या होता है, v1 क्या होगा, ये चीजें समझते हैं। ये रिलेशन से हम μ2, μ3, μ4 ये निकाल लेते हैं, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश ये निकाल लेंगे। लेकिन μ1 डैश कैसे निकालेंगे, v1 कैसे निकालेंगे, 1 वाले कैसे निकालेंगे? लास्ट क्लास में दिक्कत नहीं आई, जहां μ1 नहीं पता होता था, हमें पता है कि μ1 0 ही लेना है, हमें प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन आज की क्लास में v1 भी निकालना पड़ेगा, μ1 डैश भी निकालना पड़ेगा, वो इन रिलेशन से नहीं निकल पाएगा। आप कहोगे मैम μ1 डैश यहाँ है तो है, एक इक्वेशन में हमेशा एक चीज ही हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे μ2 डैश ही निकाल पाएंगे, हम μ1 डैश नहीं निकाल पाएंगे। एक इक्वेशन से एक चीज निकाल सकते हैं, दो नहीं निकाल सकते। तो μ1 डैश और v1 कैसे निकलेंगे? μ1 की तो टेंशन नहीं थी, हमेशा 0 होता है। तो एक चीज ध्यान से देखो, जो μ1 डैश होता है वो हमेशा x बार माइनस a होता है। x बार इज द मीन एंड a इज द आर्बिट्रेरी पॉइंट जिसके लिए आप वो रो मूवमेंट निकाल रहे हो। डैश का मतलब हमेशा ही रो मूवमेंट होता है, तो μ1 डैश क्या होगा, x बार माइनस a। ऐसे v1 क्या होगा, v1 इज ओनली x बार माइनस 0। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, और मूवमेंट अबाउट द रीजन में क्या होता है, आर्बिट्रेरी पॉइंट 0, तो x बार माइनस ही होता है, तो ये x बार माइनस 0 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ x बार रह जाएगा। तो v1 हमेशा x बार होगा और μ1 डैश हमेशा क्या होगा, x बार माइनस a। तो ये सारे अगर आपको चीजें माइंड में है, आज के क्वेश्चन सुपर इजी होने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत है बताओ, बहुत सिंपल चीजें चल रही है। अगर कोई डाउट आता है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये आपको लर्न है, सिंपल क्या करना है, डैशेस की जगह v डाल देना है, जो नंबर लिखा है उसी नंबर के साथ। और μ1 हमेशा 0 होता है, μ1 डैश x बार माइनस a एंड v1 इज ओनली x बार, दैट इज मीन। ये अगर ये समझ आ गया तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करें क्वेश्चन स्टार्ट? चलिए फटाफट से कैलकुलेटर निकालिए, क्वेश्चंस रीड करते हैं और क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर। क्या है, अबाउट मीन दिए हुए हैं। क्या फर्स्ट 4 मूवमेंट्स दिए हुए हैं, μ1 इज 0। क्योंकि ये अबाउट मीन है तो ये सेंट्रल मूवमेंट्स होंगे, तो मैंने डैश नहीं लगाना। μ1 0, μ2 इज 3.2, μ3 इज 3.6 एंड μ4 इज 20। ये 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन दिए गए। द मीन वैल्यू इज 11। मीन वैल्यू मतलब मीन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 11 है। कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट 0। आप फर्स्ट 4 मूवमेंट्स निकाल के बताओ 0 के अबाउट। मतलब मुझे v1 निकालना है, v2 निकालना है, v3 एंड v4। मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन के लिए हम v1, v2, v3, v4 ही निकालते हैं। ये चीज क्लियर होगी, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए फिर क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो हमें डैशेस नहीं दिए हुए, मूवमेंट अबाउट मीन दिया हुआ है, मतलब μ1, μ2, μ3, μ4 दिया हुआ है। ओरिजिन के लिए निकालना है हमें v1, v2, v3, v4 निकालना है। सुपर इजी है, फटाफट से निकालते हैं। सबसे पहले v1 हमें पता है क्या होता है, दैट इज x बार ओनली। x बार मेरे पास कितना है, 11, तो यहाँ पे v1 की वैल्यू कितनी होगी, 11। खत्म हो गया, v1 पता लग गया। सिमिलरली v2 निकालते हैं। रिलेशंस याद करो, बहुत इजी है। क्या था रिलेशन, μ2 डैश इज इक्वल्स टू μ2 प्लस μ1 डैश का स्क्वायर, ये था रिलेशन।
अब इसकी जगह v डालना होता है, तो v2 इज इक्वल्स टू μ2 प्लस v1 का स्क्वायर। ये याद है, इससे बना सकते हैं हम मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए रिलेशंस, दैट इज इक्वेशन। v2 की वैल्यू निकालनी है, μ2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 3.2 प्लस v1 का स्क्वायर दैट इज 11 का स्क्वायर, दैट विल बी 3.2 प्लस 121, यहां से 124.2 आंसर आ जाएगा, दैट इज v2। चलिए आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन की हेल्प से। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, μ3 डैश μ3 प्लस 3 μ2 μ1 डैश प्लस μ1 डैश का क्यूब। अब सारे म्यू को किस में चेंज कर देते हैं, v में, दैट इज v3 इक्वल्स टू μ3 प्लस 3 μ2 v1 प्लस v1 का क्यूब। सारी वैल्यूज डाल दो, यहाँ पे μ3 कितना है मेरे पास, दैट इज 3.6 डाल दिया, प्लस 3 μ2 कितना है 3.2, v1 इज 11 प्लस 11 का क्यूब। ऐसे आप इसका आंसर निकालोगे v3 का। समझ आ गई चीज। सिमिलरली आप μ4 के लिए भी निकाल सकते हो। μ4 डैश का क्या होता है, μ4 प्लस 4 μ3 प्लस 6 μ2 प्लस यहाँ पे μ1 डैश की पावर 4, यहाँ पे आएगा μ1 डैश का स्क्वायर। अब सबको v में चेंज कर दो, v4 दैट विल बी μ4 4 μ3 v1 प्लस 6 μ2 v1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे v1 की पावर 4। सारी वैल्यूज डालो, आंसर निकालो, आपको सारे v1 v2 v3 v4 मिल जाएंगे। मैं भी यहाँ कैलकुलेशंस कर रही हूँ, आप मेरे साथ मैच करना फटाफट से करो। लेकिन एक चीज ध्यान सुनो, अगर आपको लगता है कि आपको v1 v2 v3 v4 वाली लर्न नहीं होती, सिर्फ म्यू डैश वाली ही अच्छे से लर्न है, तो पेपर में जाके पेंसिल से साइड में डैश वाली लिख लो, μ1 डैश μ2 डैश जो भी सारी इक्वेशंस लिख लो, और फिर जब आप फाइनल अपना आंसर यहाँ पे लिख रहे होगे पेन से, उसमें वहां पे v में चेंज कर दो। ऐसे आपको एक ही इक्वेशन लर्न करनी पड़ेंगे, सारे रिलेशंस लर्न नहीं करने पड़ेंगे। ये नहीं पहले म्यू डैश वाला करो फिर v1 वाले करो, नहीं, पेंसिल से साइड में लिखा, यहाँ फेयर में आप बस डैशेस की जगह v डाल देना, ध्यान से आपका काम हो जाएगा। मैं तो यही लिख रही हूँ ना ये वाली, आप एग्जाम में रफली साइड में लिख लेना और कन्वर्ट करते हुए अपना मेन आंसर शीट में लिखना, जहां आप आंसर इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी सोल्यूशन करो, इसका पुटिंग करो, वैल्यू आंसर निकालो। मैं भी लिख रही हूँ, फिर मैच करना, एक एक टर्म ध्यान से पुट करना। सो सारी कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे लिख दी है, जस्ट सिंपली वैल्यूज पुट करी है और कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट किया। यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसने यही कहा था कि मूवमेंट्स अबाउट जीरो निकालो, तो हमने v1 v2 v3 एंड v4 चारों निकाल लिए, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बस रिलेशन की हेल्प से निकाल लिया, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मूवमेंट्स एंड मूवमेंट अबाउट रीजन। ये क्लियर हो गया अच्छे से क्वेश्चन। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आराम से चीजें करते रहो, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वैल्यू a के अबाउट हमें यहाँ पे मूवमेंट्स दिए गए हैं, मतलब a4 है। अगर a के अबाउट दिए गए हैं, किसी पॉइंट के अबाउट दिए गए, मतलब ये क्या है, ये आर्बिट्ररी पॉइंट के अबाउट दिए, मतलब ये रो मूवमेंट्स है, तो μ1 डैश हो जाएगा ये 1, μ2 डैश कितना है 4, μ3 डैश 10 एंड μ4 डैश कितना हो गया 45। पहले ये पता लगना बहुत जरूरी है, ये μ1 है, μ1 डैश है या फिर v1 है, ये आपको स्टेटमेंट से समझ आना चाहिए। आगे चलते हैं, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन एंड ओरिजिन। हमें मीन के अबाउट भी निकालने हैं, मतलब हमें ये चारों निकालने हैं, और हमें ओरिजिन के अबाउट भी निकालने हैं, मतलब ये चारों भी हमें निकालने हैं। ये देखो μ1 μ2 μ3 μ4 भी निकालने हैं और v1 से v4 भी हमें कैलकुलेट करने हैं, अबाउट द मीन एंड ओरिजिन दोनों निकालने। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से निकालेंगे। मुझे यहाँ पे रो मूवमेंट्स दिए गए हैं और मुझे कौन से निकालने, सेंट्रल और मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन। पहले सेंट्रल मूवमेंट की बात करते हैं। रो मूवमेंट से सेंट्रल मूवमेंट निकाला जा सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में रिलेशन सीखा था ना, दैट इज रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड रो मूवमेंट। उन इक्वेशंस की हेल्प से यहां से हमारे पास सेंट्रल मूवमेंट आ जाएंगे। देखो लास्ट क्लास में सीखा था रिलेशन, लेकिन जो आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें दोनों क्वेश्चन कंबाइन है, लास्ट क्लास वाले रिलेशन भी और आज वाले रिलेशन भी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले सेंट्रल मूवमेंट निकाल लेते हैं, फिर मूवमेंट अबाउट द रीजन निकालेंगे। इक्वेशंस क्या होते हैं निकालने के लिए, μ2 डैश इज इक्वल्स टू μ2 प्लस दैट विल बी, यहाँ क्या आ जाएगा μ1 डैश का स्क्वायर। μ2 डैश कितना है, दैट इज 4, यहाँ लिख देते हैं। μ2 निकालना है, μ1 डैश कितना है 1 आ जाएगा, दैट विल बी 4 इज इक्वल्स टू μ2 प्लस 1। μ2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे आप दो और इक्वेशंस का यूज करके μ3 μ4 निकाल रहे होगे। μ1 तो हमेशा ही 0 होता है क्योंकि सेंट्रल मूवमेंट का फर्स्ट 0 होता है। μ2 कितना आ गया 3 आ गया। μ3 भी निकालेंगे ऐसे और μ4 भी। μ3 कैसे निकलेगा, μ3 डैश इज इक्वल्स टू μ3
प्लस 3 आ जाएगा μ2 μ1 डैश प्लस μ1 डैश का क्यूब। अगर अभी तक आपको ये इक्वेशंस लर्न नहीं हुई तो पहले इसको लर्न करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। μ3 निकालना है, μ3 डैश कितना है 10 इज इक्वल्स टू μ3 प्लस 3 μ2 हमारे पास कितना है 3 μ1 डैश इज 1 प्लस 1 का क्यूब। ये कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू μ3 प्लस 10 आ जाएगा, तो μ3 की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 0। यहाँ पे μ3 हमारे पास 0 आ गया। सिमिलरली आप फोर्थ वाली जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है सॉरी दैट इज μ4 डैश वाली, उससे आप μ4 निकालो। मैं भी यहाँ कैलकुलेशंस कर रही हूँ, आप भी करो, फिर आंसर बैच करते जल्दी से। फिर हमारी सेंट्रल मूवमेंट्स तो कैलकुलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम इस पे चलेंगे मूवमेंट अबाउट ओरिजिन पे। जल्दी से पहले कर लो, फिर ओरिजिन वाले पे जाना है। सो थर्ड इक्वेशन से μ4 निकाल लिया, वो कितना आया 26। इस तरह आपने सारे सेंट्रल मूवमेंट्स निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ रो मूवमेंट्स। ये चीज क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो μ1 में हमें दिक्कत नहीं आती, 3 इक्वेशन से 3 वैल्यू मिल जाती है, μ2 μ3 μ4 और μ1 हमें 0 पता होता है। अब चलते हैं कहां पर मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन पे, ध्यान से चीजें समझना। यहां से देखते हैं पहले, यहां से क्या इक्वेशन बनेगी v2 दैट विल बी μ2 प्लस v1 का स्क्वायर। ये आप देखो अगर तो दोनों आ रहे हैं पेपर में कि पहले आपसे निकलवा रहा है सेंट्रल मूवमेंट फिर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ये आपके पास ऑलरेडी पहले लिखा होगा, बस देख देख के यहाँ पे v2 में चेंज कर देना। लेकिन अगर ऐसे नहीं कोई क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रहा सेंट्रल मूवमेंट्स, पहले आपने कहीं भी नहीं लिखी इक्वेशंस तो रफली साइड में लिख के इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे v2 की वैल्यू हमें पता नहीं, वही तो निकालनी है। μ2 की वैल्यू कितनी है दैट इज 3 और v1 तो अभी तक है ही नहीं हमारे पास। मैं यही चीज आपको समझा रही थी कि आप एक इक्वेशन से एक चीज निकाल सकते हो। v2 निकालना है ठीक है, तो यहाँ की दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। μ1 0 तो हमें हमेशा ही पता होता है, μ1 डैश दिया हुआ है, v1 कैसे निकालेंगे, v1 के लिए तो कोई रिलेशन है ही नहीं, यही 3 रिलेशन से हम काम कर रहे होते हैं, तो v1 कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले v1 निकालना पड़ेगा। v1 कैसे निकलेगा ध्यान समझना, v1 क्या होता है दैट इज x बार, अभी आपने फॉर्मूला सीखा था, लेकिन x बार भी कहीं क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो फिर x बार कहां से आएगा ध्यान से समझना। मुझे μ1 डैश दिया हुआ है, आप लिखोगे μ1 डैश का फॉर्मूला क्या होता है x बार माइनस a। μ1 डैश मुझे 1 दिया हुआ है, 1 इज इक्वल्स टू x बार, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, तो यहां से x बार कितना बन गया 5। तो v1 निकालने के लिए आपको कभी भी ऐसे इन रिलेशन की हेल्प नहीं मिलेगी जो हमने 3 सीखे हैं। हमेशा आपको किसकी हेल्प से निकालना पड़ेगा कि v1 x बार होता है, या तो x बार डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो μ1 डैश पक्का दिया होगा जहां से आप x बार निकाल पाओगे इस तरह से। तो v1 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास दैट इज 5, v1 इज 5। तो फर्स्ट मेरा जो रीजन के अबाउट मूवमेंट है वो 5 आ गया। अब यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे तभी हमें वैल्यू मिल रही होगी, ये चीज क्लियर है। हम इस एक इक्वेशन से सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ v2 क्या आएगा 3 + 25 दैट इज v2 की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। नेक्स्ट में चलते हैं, ये क्या बनेगा v3 इज इक्वल्स टू μ3 प्लस 3 μ2 v1 प्लस v1 का क्या बनेगा क्यूब बनेगा। यहां से v3 की वैल्यू निकालनी है, μ3 हमें दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 0 प्लस 3 μ2 की वैल्यू कितनी है 3, v1 कितना था 5 प्लस 5 का क्यूब। आगे चलते हैं, दैट विल बी v3 इक्वल टू 3 3 द 9 यहाँ पर आ जाएगा, 5 द 45 प्लस 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125। आप ऐसे कैलकुलेट करके आंसर्स निकाल रहे होगे। ऐसे ही आप v4 निकालोगे, दैट इज v4 इज इक्वल्स टू μ4 4 μ3 v1 प्लस 6 μ2 v1 का स्क्वायर, v1 की वैल्यू 4 पावर 4। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया, कैलकुलेशंस कोई ज्यादा नहीं है, बस चीजें पुट करनी है। सो यहाँ पर मैंने पुटिंग कर दी सारी वैल्यूज की और आंसर निकाल दिए और पूरी कैलकुलेशन लिखी है ताकि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो आप पूरा मैच कर पाओ। तो मूवमेंट अबाउट ओरिजिन भी आ चुका है, फर्स्ट 5 फिर 28 170 लास्ट इज 1101। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने सेंट्रल मूवमेंट्स भी निकाल लिए एंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन भी निकाल ली। ऐसे इजिली आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन देख के ये समझ आ जाता है कि गिवन क्या है और निकालना क्या है। सेकेंड चीज, आपको अगर अच्छे से रिलेशंस लेना है फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस सिंपल वैल्यूज पुट करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आराम से चीजें समझना। द फर्स्ट 3 मूवमेंट्स
ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, पहली 3 मूवमेंट्स ये दी गई हैं। अबाउट द वैल्यू 2, किसी वैल्यू के अबाउट दी गई है, वैल्यू 2 के अबाउट दी गई है तो A2 है। अब देखो 3 वैल्यूज दी गई हैं, रो मूवमेंट है क्योंकि किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के अबाउट दी है, तो यहाँ पे μ1-1, μ2-16 एंड μ3-40 होगा। डैशेस क्यों है? किसी वैल्यू के अबाउट दिया है तो ये रो मूवमेंट्स है और रो मूवमेंट्स को डैशेस में लिखते हैं। आगे चलते हैं। शो दैट द मीन इज इक्वल्स टू 3, कुछ चीजें शो करने हैं। क्या शो करना है? पहले शो करना है कि मीन 3 है, कर देते हैं। ये हमारा 2 प्रूफ है। क्या क्या प्रूफ करना है? कि मीन को 3 प्रूफ करना है, वेरिएंस को क्या प्रूफ करना है, दैट इज 15, एंड यहाँ पे आएगा μ3, हमें शो करना है μ3 इक्वल टू -86। यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे μ3 लिखा होगा। हमें क्या प्रूफ करना है? मीन 3 है, वेरिएंस 15 है और μ3 को -86 शो करना है। ठीक है, और क्या शो करना है? ऑल्सो शो दैट द फर्स्ट 3 मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, हमें ये भी शो करना है कि v1, v2, v3 कितने हैं, 3, 24 और 76। ये सब हमें प्रूफ करना है और ये हमें गिवन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से एक एक करके चीजें प्रूफ करते जाएंगे जो जो हमें प्रूफ करना है। पहली चीज क्या प्रूफ करनी है कि मीन क्या है, 3। मीन कैसे निकल सकता है? हमेशा μ1 से मीन निकल जाता है, बहुत ध्यान से समझना। पहला पार्ट मीन को हम 3 प्रूफ कर रहे हैं, 2 प्रूफ क्या प्रूफ करेंगे कि मीन हमारे पास 3 है। अब देखो ध्यान से, μ1 क्या होता है, x बार माइनस है, हमें पता है μ1 कितना है 1, x बार पता नहीं, a कितना है 2, तो यहाँ से x बार की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था कि मीन 3 है। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, बहुत इजी, सारे पार्ट प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास मीन 3 आ गया। देखो सिंपल μ1 से कर सकते हैं। आगे चलते सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे वेरिएंस दिखाना है 15 है, वेरिएंस से डरने की जरूरत नहीं है। वेरिएंस क्या होता है? जो सेकंड मूवमेंट अबाउट सेंटर होता है, दैट इज अबाउट मीन। सेकंड सेंट्रल मूवमेंट को ही वेरिएंस बोलते हैं, मतलब μ2 को ही वेरिएंस बोला जाता है। ये मैंने आपको नोट्स में मतलब ऐसे नोट डाउन करवाया था कि इसको वेरिएंस बोलते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं वेरिएंस को 15 शो करो, मतलब आपने μ2 की वैल्यू 15 शो करनी है, कर देते हैं। μ2 कैसे निकलेगा? बहुत इजी है, डैशेस दे रखे हैं, रिलेशन नोट करते हैं। μ2 क्या होता है? μ2 प्लस μ1 का स्क्वायर, यहां से μ2 निकल जाएगा। जो रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड रो मूवमेंट्स था, हमें दिए हुए रो, तो हम सेंट्रल मूवमेंट निकाल सकते हैं। μ2 क्या होगा? यहाँ पे देखो दिया हुआ है 16, μ2 हमें निकालना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 माइनस 1 μ2 की वैल्यू कितनी आ गई 15। हमारे पास सेकेंड वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ कि हमारे पास वेरिएंस 15 है। यहाँ पे आपने ऊपर लाइन लिखनी है, सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट इज द दैट इज वेरिएंस, दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ μ2। फिर आप μ2 की वैल्यू निकाल दोगे। क्लियर होगी चीज? वहां मेंशन करना कि वेरिएंस क्या होता है, सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, μ3 को -86 दिखाना है, बहुत इजी दिखा सकते हैं। μ3 क्या होता है, μ3 प्लस 3 μ2 μ1 प्लस μ1 का दैट इज क्यू। वैल्यू डालो, μ3 निकालना है 3, μ2 हमें पता है, यस हमें पता है 15, μ1 पता है दैट इज 1 प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब, और μ3 कितना था हमारे पास -40। आप इसको सॉल्व करोगे μ3 आपके पास -86 ही आ रहा होगा। 15 3 कर लोगे 45 प्लस 1 46, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, -40 -46 -86 ही आपके पास आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया कि दैट इज μ3 -86 है। एक एक करके आराम से सारी चीजें प्रूफ होती जाएंगी। अब आगे क्या करना है, अब मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालें, v1 v2 v3, वो भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? v1 कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान समझना। v1 क्या होता है हमेशा x बार कितना था 3, तो v1 की वैल्यू कितनी होगी 3। तो ये फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया कि मेरा v1 3 है। सिंपल लिखना है, v1 इज इक्वल्स टू x बार फ्रॉम पार्ट 1, यहाँ लिख देना फ्रॉम पार्ट 1 x बार कितना है 3, तो v1 की वैल्यू पे कितनी होगी 3, हेंस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट v2 v3 निकालने हैं, मैं v2 प्रूफ करूंगी, v3 भी करेंगे। v2 कैसे निकलता है, v2 इज इक्वल्स टू, ध्यान से बताओ, v2 यहाँ पर होता है, यहाँ पे μ2 होता है प्लस v1 का स्क्वायर होता है। v2 की वैल्यू निकालनी है, μ2 कितना है हमारे पास दैट इज 15 और v1 कितना था 3, यहाँ पर आ गया 15 प्लस 9 दैट विल बी 24। v2 देखो 24 ही प्रूफ करना था, बिल्कुल v2 भी हो गया।
डिफिकल्ट नहीं, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं, पुटिंग करनी आगे, बहुत अच्छे से हो सकता है। क्वेश्चन देखिए पता लगना चाहिए, अच्छा ये फॉर्मूला से ये चीज देख लेगी, फिर आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो V3 क्या प्रूफ करना है, 76। V3 वाला फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है μ3 डैश, माइंड में चलने दो, μ3 डैश होता है, यहाँ क्या होता है μ3 होता है, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे होता था μ2 लिख देते हैं, फिर होता था μ1 डैश, उसकी जगह V1 प्लस V1 का क्यूब। आपके माइंड में डैशेस चलने दो, यहाँ V1 लिखो, ऐसे इजीली डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, पर चाहते हो मिस्टेक ना हो तो पहले डैशेस वाली साइड पे लिख लो, फिर V1 में चेंज कर लेना। अब यहाँ पे μ3 कितना है हमारे पास, μ3 की वैल्यू -86 प्लस 3, μ2 की वैल्यू 15, V1 की वैल्यू 3 प्लस 3 का क्यूब। आप ये सारा सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू 15 3 द 45, 45 इंटू 3 प्लस 9 सारी नहीं, सो 27 क्यूब है। आप सारा ये सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर 76, करके देख लेना, आएगा ये आंसर। क्लियर है चीज, तो यहाँ पे हमारे सारे पार्ट्स हो गए। मेन थिंग इज डरना नहीं कि इतनी सारी चीजें प्रूफ करनी है, बस फॉर्मूलाज आने चाहिए, कोई ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं, जो रिलेशन सीखे हैं वही, और एक V1 की वैल्यू x बार होती है, μ1 डैश की वैल्यू x बार माइनस है, ये बस हमें चीजें पता हो, हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्लियर है, क्वेश्चन इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान से समझना। द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट दी गई है, पॉइंट कितना है 3 = 3, क्योंकि पॉइंट के अबाउट है तो रो मूवमेंट होगा, मतलब डैशेस वाला होगा। μ1 डैश -2, μ2 डैश 10, μ3 डैश कितना है -25 एंड μ4 डैश कितना दे रखा है, दैट इज 50। जो गिवन है वो सारा हमने नोट कर लिया। आगे चलते हैं, कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग मूवमेंट्स अबाउट द मीन। देखो किसके किसके अराउंड निकालना है, मुझे अबाउट द मीन निकालना है, ठीक है, और किसके अबाउट निकालना है, अब वैल्यू 5 के अराउंड निकालना है, और किसके अराउंड निकालना है, ओरिजिन के अराउंड निकालना है। मुझे ये मूवमेंट दिए गए हैं अबाउट द पॉइंट 3, मुझे इसमें से मीन के अबाउट निकालना है, मतलब सेंट्रल मूवमेंट निकालना है, मुझे अबाउट द वैल्यू 5 निकालना है, ये अबाउट द वैल्यू 3 था ना, मुझे अबाउट द वैल्यू 5 भी निकालना है, और मुझे ओरिजिन के अबाउट भी मूवमेंट्स निकालने हैं। पहले आप इसमें से सेंट्रल मूवमेंट्स निकालोगे, सेंट्रल मूवमेंट्स आपको निकालने आते हैं कि μ2 डैश लेंगे, दैट विल बी μ2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे μ1 डैश का स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यूज पुट करोगे आपको μ2 μ3 μ4 मिल जाएगा। फटाफट से कैलकुलेट करो, मेरे को अबाउट द मीन मतलब μ1 μ2 μ3 μ4 कैलकुलेट करके दो, यही पोज करो, पहले खुद कैलकुलेट करो, मैं यहाँ आंसर्स लिख रही हूँ ऐसा मैच करना, पर कैलकुलेट खुद कर रहा है, ये नहीं सीधा आंसर नोट करोगे, नहीं। देखो आपको कितने अच्छे से क्वेश्चंस आए हैं, कैलकुलेट करो, मेरे साथ आंसर मैच करो जल्दी से। सो मैंने यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस कर दिए ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैच कर पाओ। μ2 6 आ रहा है, μ3 19, μ4 42 आ रहा है, μ1 यहाँ से नहीं निकलता, μ1 हमेशा 0 होता है, सेंट्रल मूवमेंट फर्स्ट वाला 0 होता है, तो ये 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन निकल गए, ये आपने कैलकुलेट करने, हम काफी क्वेश्चंस कर चुके। नेक्स्ट इज अबाउट द वैल्यू 5। ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है कि एक वैल्यू के अबाउट हमें सेंट्रल मूवमेंट रो मूवमेंट दिया हुआ है और दूसरा हमें निकालना है, वो ध्यान समझना। हमें डैशेस निकालने हैं, ध्यान समझना। वैल्यू 5 के अबाउट क्या निकालने हैं, रो मूवमेंट्स, मतलब हमें डैशेस निकालने हैं, मतलब मुझे चाहिए μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश, है ना। किसी भी वैल्यू के अबाउट अगर मूवमेंट निकालना हो वो रो मूवमेंट होता है और रो डैशेस में होते हैं, पर ये वेरिएबल तो डैशेस है, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में 5 लिख देते हैं कि 5 के अबाउट वाले डैशेस है, तो μ1 डैश 5 लिखेंगे यहाँ पे, बस इतना सा काम करना है। मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि ये देखो 3 के अबाउट भी क्वेश्चन में दे रखा है, 5 के अबाउट निकालने हैं, अगर सिर्फ डैशेस लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो इनकी ब्रैकेट में 5 लिखने हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मुझे μ1 डैश 5, μ2 डैश 5, इस 5 को कुछ करना नहीं है, बस ये अलग दिखाने के लिए कि ये डैश 5 पॉइंट वाला है। निकालते हैं क्या करके वैल्यू, ध्यान समझना। पहले चलते हैं μ1 डैश 5 पे, ठीक है। μ1 डैश 5 कैसे निकलता है, दैट इज x बार माइनस a। अब ध्यान से देखो, मेरे को ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x बार है नहीं मेरे पास, a की वैल्यू है 5, है ना, क्योंकि ये 5 वाला डैश है तो a की वैल्यू 5 आएगी। अगर x बार मिल गया तो मेरे को μ1 डैश मिल जाएगा, लेकिन x बार तो मेरे पास है नहीं, यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। x
एक्स बार कैसे निकाल सकते हैं, एक्स बार डैशेस वाले से निकल जाता है। वी नो दैट, यहाँ पे आप लिखोगे म्यू1 डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स बार माइनस ए। अब ये ए कौन सा होगा, जिसके कारण ये डैश आया है, ये डैश मेरा 3 के कारण आया है, तो यहाँ पे डैश के ए की जगह क्या आएगा, दैट इज 3, एक्स बार माइनस 3। ये वाला डैश किसके कारण आया था, 5 के कारण आया था, इसलिए यहाँ पे ए की जगह 5 आएगा। पर यहाँ पे एक्स बार है नहीं, एक्स बार नहीं होगा तो मैं म्यू1 डैश कैसे निकालूंगी 5 वाला, तो मुझे एक्स बार तो कहीं ना कहीं से निकालना है। एक्स बार हम किसी भी डैश से निकाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 3 वाला है चाहे वो 5 वाला है। तो जो डैश हमें दे रखा है उससे हम एक्स बार निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक्स बार माइनस 3, म्यू1 डैश कितना है, -2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, -2 + 3 इक्वल टू एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1। यहाँ पे आप ये ब्रैकेट में डाल के सारा सॉल्व कर सकते हो, साइड में लिख देना। तो एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास, सॉरी कितनी है, 1 आई है, 1 - 5 -4, मतलब म्यू1 डैश 5 मेरे पास कितना आ गया, -4। ये चीज समझ आई कि नहीं, जिनको समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आई एक बार दोबारा से देखो। देखो मुझे म्यू1 डैश निकालना है 5 वाला, बिल्कुल ये 5 क्यों लिख रही हूँ, वैसे हम लिखते नहीं है क्योंकि 3 वाले भी डैशेस है 5 वाले भी हैं, इसलिए मैं 5 यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये डैश 5 पॉइंट के कारण आया। ठीक है, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या रहता है, एक्स बार माइनस ए तो यही रहेगा, दैट इज 5, लेकिन मेरे पास एक्स बार है ही नहीं, एक्स बार होगा तभी तो इसकी वैल्यू निकाल पाऊंगी। अभी एक्स बार कैसे निकलेगा, म्यू1 डैश से, किसी भी डैश से आप एक्स बार निकाल सकते हो। तो म्यू1 डैश इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए, एक्स बार की वैल्यू है नहीं, म्यू1 डैश की कितनी है, -2 एक्स बार ए, ये ए क्या होगा यहाँ पे, ये 3 वाले ए के कारण आया डैश, तो यहाँ पे 3 आएगा। एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ये आप साइड में लिख दोगे, यहाँ आ जाएगा 1 - 5। यहाँ से म्यू1 डैश जो 5 वाला है उसकी वैल्यू कितनी होगी, -4। ये चीज क्लियर है, पक्का। चले आगे, अब आगे चलते हैं। अब मुझे चाहिए म्यू2 डैश 5, अब बहुत सिंपल हो जाएगा, म्यू2 डैश 5 चाहिए। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। म्यू2 डैश के लिए रिलेशन है मेरे पास, क्या है, म्यू2 डैश इज इक्वल्स टू कितना आएगा, म्यू2 + म्यू1 डैश का स्क्वायर। ये होता है, देखिए म्यू2 डैश कौन सा है, 5 वाला है, तो यहाँ पे डैश वाले के साथ 5 लिख दो, इसमें डैश है नहीं 5 लिखना नहीं, यहाँ पे डैश वाले के साथ ब्रैकेट में 5 लिख दो, बस इतना काम करना है, रिलेशन सेम, बस डैश वाले के साथ ब्रैकेट में 5 लिख दो। मुझे ये म्यू2 डैश 5 तो चाहिए, इसको तो कुछ नहीं कहना, म्यू2 की वैल्यू मेरे पास है, दैट इज 6 फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे 6 डाल देंगे। म्यू1 डैश 5 अभी कैलकुलेट किया, दैट इज -4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, 6 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16, 16 + 6 दैट विल बी 22। तो फर्स्ट वाला -4 आया था, सेकंड वाला क्या आ गया, 22। रिलेशन सेम है, बस डैश वाले में आपने 5 लिख देना आगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, म्यू1 डैश 5 वाला ही यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब मुझे क्या चाहिए, म्यू3 डैश, ध्यान से समझते रहो, म्यू3 डैश 5 वाला चाहिए। पहले आप रिलेशन लिखो, म्यू3 डैश इज इक्वल्स टू म्यू3 + 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू2 म्यू1 डैश प्लस यहाँ पे म्यू1 डैश का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी डैशेस हैं उसके पास क्या लिख दो, 5 लिख दो। ये मैंने डैश वाले के साथ लिखना है 5, मल्टीप्लाई नहीं करना 5 इसके साथ, बस बताने के लिए कि ये डैश 5 वाला है। अब आगे देखो, यहाँ पे म्यू3 की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में निकाली थी 19, वो 19 डाल दो, +3 म्यू2 की वैल्यू कितनी निकाली थी 6, वो 6 डाल दो। म्यू1 डैश अभी निकाला 4 माइनस का 5 वाला, देखो म्यू1 डैश 5 कितना निकाला, -4। ये म्यू1 डैश ये वाला नहीं पूछ रहा, 5 वाला पूछ रहा है, -4 डाल दिया, प्लस यहाँ पे भी -4 का क्यूब। आप कैलकुलेशंस करोगे, कैलकुलेशन करके आंसर निकालोगे। सिमिलरली म्यू4 डैश वाला फॉर्मूला, म्यू4 + 4 म्यू3 म्यू1 डैश, यहाँ पे 6 म्यू2 म्यू1 डैश का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे म्यू1 डैश की पावर 4। जितने भी डैशेस वाले हैं उसके ब्रैकेट में से 5 लिख दो कि ये डैश 5 वाले हैं, वैल्यू 5 वाले डाले, ये वाली वैल्यू नहीं डाली। फटाफट से वैल्यूज डालो, कैलकुलेशन करो, मुझे आंसर बताओ। सो यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस मैंने कर दी। जो हमारे पास म्यू3 डैश 5 वाला आ रहा है -117 एंड म्यू4 डैश जो 5 वाला आ रहा है दैट इज 570। यहाँ सारी वैल्यूज लिख दी, सेकेंड पार्ट भी होगा। अब थर्ड पार्ट बचा है, दैट इज मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालना। मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालना बहुत सिंपल है। कैसे निकलता है, बहुत इजी। V1 की बात करते हैं, 3 मूवमेंट्स निकालने, 4 निकालने, सारी वैल्यूज निकालनी है। ये नहीं कि उन्होंने लिखा ही नहीं कि 3 मूवमेंट्स निकालने या 4th निकालने ओरिजिन के अबाउट, नहीं, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, तो सारी V1 V2 V3 V4 निकालनी पड़ेंगे। निकाल लेते हैं। V1 निकालना है,
V2, V3 एंड V4। ठीक है, V1 तो मुझे पता है x बार होता है, और x बार अभी मैंने निकाला लास्ट वाले पार्ट में, इसके लिए x बार की जरूरत पड़ी थी ना। x बार की वैल्यू कैसे निकली थी, यहाँ से हमने निकाली थी जब μ1 डैश इज इक्वल्स टू x बार माइनस a किया था, μ1 डैश माइनस 2 x बार माइनस 3 किया था, ये वैल्यू यहाँ से निकाली थी ना। दैट विल बी कितना आ गया था 1, दोबारा नहीं निकालनी, यही सिंपल वो वैल्यू डाल दो, दैट इज V1। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम स्टार, उसको जो भी जहां पे भी आपने कैलकुलेट किया था उसको स्टार मार्किंग दे दो, और यहाँ लिख दो V1 इक्वल्स टू 1 फ्रॉम स्टार। ये चीज क्लियर है, ये नहीं x बार की जगह डायरेक्ट 1 लिख देना, लिखो लेकिन साइड में बताओ कि आपने कहाँ कैलकुलेट किया था। अगर उसको 1 नेमिंग दी थी तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1, ऐसे हमने यहाँ से x बार की वैल्यू उठाई है, यहाँ मेंशन कर देना। मेरी बात समझ आ रही है? डायरेक्ट वैल्यू डाल के यहाँ मेंशन जरूर करना कि आपने कैलकुलेशन कहाँ करके दिखाई है, पीछे क्वेश्चन में किस स्टेप पे करके दिखाई है, उस स्टेप का नंबर जरूर दे देना। आगे चलते हैं, V2 निकालते हैं। V2 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। V2 की वैल्यू होती है दैट इज यहाँ पे क्या आएगा μ2 प्लस V1 का स्क्वायर। μ2 की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 6, दैट विल बी 6 प्लस 1 का स्क्वायर। तो V2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, दैट इज 7। तो V1 1 है, V2 7 है। ऐसे करके आप बाकी दो मूवमेंट्स भी निकालोगे। V3 और V4 आपका होमवर्क है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब दो आंसर कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल, आप बस ये लिख देना कमेंट सेक्शन में कि दैट इज 3 इक्वल्स टू, मैं समझूंगी V3 की बात हो रही है, एंड 4 इज इक्वल्स टू, मैं समझूंगी V4 की बात हो रही है। 3 इक्वल्स टू आंसर लिख देना, 4 इज इक्वल्स टू कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना, मैं समझ जाऊंगी आपने क्या आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं। आई होप आपको मूवमेंट अबाउट द रीजन भी अच्छे से समझ आया, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ रिलेशंस लिख लिख के आपको माइंड में बैठ जाएंगे। जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जब उसको लिख रहे होंगे, चीजें माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगी। रिलेशंस ये नहीं कोई स्ट्रेस लेके आराम से बैठ जाओ मैम लर्न नहीं हो रहे, नहीं, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। जब आप बार बार क्वेश्चन में लिखोगे अच्छे से माइंड में चीजें बैठ जाएंगी। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई है। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा ये V3 और V4 का, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी ताकि बाकी सारे बच्चे भी मैच कर पाए। अब ये नहीं मैम उनका वेट कर रहे हैं हम कि कौन सही लिखेगा, उसका मैम पिन करेंगे मैं मैच कर लूंगा, नहीं, आपने जस्ट पिन करना है। चाहे आपका आंसर गलत है, सही है, डरना नहीं है, बस कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, कोई डरने वाली बात नहीं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसी के साथ मूवमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम स्क्यूनेस स्टार्ट कर रहे होंगे। नोट्स जरूर बनाते चलना, फॉर्मूला शीट जरूर बनाते चलना, जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज लिख रहे हो, नोट्स में सारे फॉर्मूला सॉल्विंग सब कुछ हो रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।